अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? कैसी जा रही है स्टडी आप लोगों की? बाकी सब्जेक्ट्स वगैरह कैसे जा रहे हैं? सो आई होप सब अच्छा चल रहा होगा। अच्छा, हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तो मैं प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कशन करूंगा, हमने क्या क्या डिस्कस किया था। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आप लोगों के लिए जो एक लेक्चर मैं अपलोड कर रहा होता हूँ, मेन मेन पॉइंट्स क्रक्स जो है आप तक शेयर कर रहा होता हूँ। तो 1 डेढ़ घंटे की क्लास की बजाय आप लोगों के पास मटेरियल आ रहा होता है 20-25 मिनट का। सो आई एक्सपीरियंस्ड के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जो व्यू लिस्ट में हम जाते हैं तो उनके नाम वगैरह तो और व्यू वॉच टाइम भी आ रहा होता है इंडिविजुअल। तो वहाँ से पता चल रहा होता है कि कितने लोग वीडियोस को व्यू कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे, और जो कर रहे हैं वो कितनी देर के लिए कर रहे हैं। इंडिविजुअल हर एक एपिसोड, हर एक वीडियो के लिए वो सारा स्टैटिस्टिक्स आ रहे होते हैं। सो सो द पॉइंट इज़, कीप इन माइंड ये आप लोगों की चीज़ें फिर एट द डे एंड फिर एवेलुएट भी उसी तरीके से ही होंगी। जो कोई जितना उस पर टाइम स्पेंड कर रहा होगा, जितना उसको व्यू कर रहा होगा, तो आई सजेस्ट कि एक दूसरे के लिए फॉर फ्यूचर कंसर्न आप ग्रुप में लिंक शेयर तो कर लिया करें या डाउनलोड करके देख लिया करें। बट अटेंडेंस के परस्पेक्टिव से कि आप लोगों की कितनी पार्टिसिपेशन हो रही है, क्लास पार्टिसिपेशन कितनी हो रही है, इन तमाम फैक्टर्स को देखने के लिए हम एवेलुएट कर रहे होंगे कि आप लोग कितनी देर आप लोगों ने वीडियो को वॉच की है, ताकि फिर हमें भी आइडिया होता जाए कि किस किस लोगों ने किस किस स्टूडेंट ने इन तमाम चीज़ों को बॉदर किया है। फाइन, सो लेट मी टॉक अबाउट द प्रीवियस लेक्चर। सिर्फ हम जल्दी से अगर ब्रश अप करें तो प्रीवियसली हमारे पास ये स्लाइड्स थी कुछ। सो प्रीवियसली हम लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग उसकी टेक्निक्स देखी, फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास किस किस तरह हम अपनी ऑनलाइन सेलिंग को ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर और बेहतर बना सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। अगर ये आप लोगों के पास प्ले लिस्ट में ये वाला लेक्चर प्रीवियस पड़ा होगा, लेक्चर 4 के नाम से। और फिर हम लोगों ने टेक्निक्स के अलावा फायरवॉल्स पढ़ी, फायरवॉल्स काम किस तरह करती हैं, फायरवॉल की फायरवॉल की हमने टाइप्स देखी थी। देन हम लोगों ने इसकी लिमिटेशंस वगैरह भी देखी थी। और ये फायरवॉल कहाँ कहाँ किस हर फायरवॉल के ऊपर फिर हम लोगों ने फर्दर इनकी डेफिनेशंस देखी थी। टोटल ये 4 किस्म की 4 टाइप्स हमारे पास फायरवॉल की, इनको हमने देखा कि किस तरीके से काम करते हैं। डिजिटल पेमेंट सिस्टम देखा, डिजिटल करेंसीज देखी, ट्रेडिशनल वे किस तरह कैश होता है, डिजिटल कैश क्या होता है, डिजी कैश क्या होता है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स भी हम लोगों ने देखे। देन हम लोगों ने ई कैश और साइबर कैश देखा। वर्किंग देखी, स्मार्ट कार्ड्स देखा। फिर हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, ई प्रोक्योरमेंट। ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ था कि ई प्रोक्योरमेंट होता क्या है। कोई भी बल्क क्वांटिटी में जब एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट सर्विसेज या प्रोडक्ट मतलब गुड्स या सर्विसेज परचेज कर रहा हो तो हम उसे कहते हैं प्रोक्योरमेंट। तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा, टाइप ऑफ प्रोक्योरमेंट देखी कि दो टाइप होती हैं प्रोक्योरमेंट की। फिर हम लोगों ने इसके अंदर बेनिफिट्स भी देखे और बैरियर्स भी देखे इसके कि प्रोक्योरमेंट में कौन कौन से हमारे पास बैरियर्स होते हैं। फिर हम लोगों ने कहा हम ई प्रोक्योरमेंट इसलिए अडॉप्ट कर रहे होते हैं बिकॉज द मेन फैक्टर इज़ अ कॉस्ट सेविंग। तो कॉस्ट सेविंग वाला फार्मूला क्या था, किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट सेव करते हैं, इसको डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर रिस्क कौन कौन से हैं ई प्रोक्योरमेंट में। जाहिर सी बात है प्रोज और कॉन्स हर टॉपिक के होते हैं, तो इसके हम लोगों ने कॉन्स देखे। और देन हम लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग ये हमने ब्रशअप किया था कि इसकी टेक्निक्स। और फिर हम लोगों ने 3 अपनी असाइनमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। सो प्रीवियस लेक्चर्स में वी वर टॉकिंग अबाउट द ई प्रोक्योरमेंट, ठीक है जी। सो आज हम लोगों ने ई प्रोक्योरमेंट के टॉपिक को ही कवर करेंगे और इसके 1-2 स्लाइड्स होंगी। पहला हमारे पास फर्स्ट स्लाइड है कि ई प्रोक्योरमेंट को इम्प्लीमेंट हम लोगों ने कैसे करना होता है। सो ई प्रोक्योरमेंट की इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट सिंपली ऑटोमेट द existing procurement process and the system but should consider improving ways of working and re-engineering business process prior to implementation of ई प्रोक्योरमेंट। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन पिछले बहुत अरसे से चल रही है और आपने एकदम सिस्टम उठाया, आपने उनको सजेस्ट कर दिया कि हम आप टोटली ई प्रोक्योरमेंट के ऊपर आ जाएं। ऐसा नहीं है, वो कहते हैं आपको पूरे का पूरा सिस्टम लर्न करना पड़ता है, फिर उसको इम्प्रूविंग वेज उसके देखने पड़ते हैं और फिर पूरे का पूरा सिस्टम री इंजीनियरिंग करना पड़ता है। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस के एसओपीज चेंज करने होंगे, अथॉरिटीज़ चेंज करनी होंगी, अपनी अथॉरिटीज़ को हो सकता है डिसेंट्रलाइज करना पड़े। तो ये तमाम तर प्रोसेस हम लोगों ने देखना होता है। एक उठा के सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते बल्कि पूरे के पूरे प्रोसेस को री इंजीनियरिंग करना होता है। टू इंट्रोड्यूस द ई प्रोक्योरमेंट द IS information system manager and the procurement team must work together to find the
solution that links together the different people and the task of the procurement। इसका मतलब ये था कि अगेन वही वाली बात कि ई प्रोक्योरमेंट एकदम आप उठा के नहीं लगा देते, अब एक टाइम टेकिंग एक्टिविटी होती है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का सेशन होता है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो आपके मैनेजर होते हैं जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम को मेंटेन कर रहे होते हैं, और प्रोक्योरमेंट टीम, ये दोनों आपस में बैठ के कोऑर्डिनेट करते हैं, वेज निकालते हैं, एसओपीज बनाते हैं, और फिर जाके आपके पास ई प्रोक्योरमेंट का सोल्यूशन जो इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। रीडिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट सर्विस और द मार्केट। रीडिज़ाइन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि बिजनेस, अब आपने देखना होगा कि आपके पास जो पहले ऑलरेडी आपका सिस्टम चल रहा है प्रोक्योरमेंट का, जो कागजी सिस्टम एक चल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन हार्ड पेपर के ऊपर जो चल रहा है, उसमें आप ई प्रोक्योरमेंट किस तरह कर रहे हैं, सॉरी प्रोक्योरमेंट किस तरह कर रहे हैं, और अब अगर आपको ई प्रोक्योरमेंट की तरफ जाना है तो आपको क्या क्या मेथड्स और क्या क्या टेक्नोलॉजीज और क्या क्या एसओपीज बनाने पड़ेंगे। मतलब बिजनेस डेवलपमेंट टीम से आपको बैठ के रिक्वायरमेंट गैदर करना पड़ेंगी। बिजनेस डेवलपमेंट टीम कौन सी टीम होती है? एक ऐसी टीम होती है जो आपके लिए बिजनेस जनरेट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल मैं एक रिटेलर हूँ, या फॉर एग्जांपल एक मैं एयरबीएनबी का ओनर हूँ और मुझे पाकिस्तान में बिजनेस करना है, तो मुझे पाकिस्तान में बिजनेस डेवलपमेंट टीम हायर करनी पड़ेगी। मैं उनको कहूँगा कि आप मेरे लिए बिजनेस लेकर आओ, मेरा प्रोडक्ट बेचो, और मेरे प्रोडक्ट के ये फीचर्स हैं, और फिर मेरे प्रोडक्ट के अंदर आगे मैं आपको ये कमीशन दूंगा। तो बिजनेस डेवलपमेंट टीम की भी रिक्वायरमेंट लेना बहुत ज़रूरी होती है। कम्युनिकेशन एंड आईटी, आप आईटी डिपार्टमेंट वालों से कोऑर्डिनेट करते हो। आईटी डिपार्टमेंट वालों से कोऑर्डिनेट करने का मकसद क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईटी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करने का मकसद ये, उनसे कम्युनिकेट करने का पर्पज़ ये होता है कि अब आईटी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको हम कहेंगे कि आपने ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम करना है। ई प्रोक्योरमेंट डजेंट मीन कि हम ये कहना शुरू कर दें कि पीछे पहले जो हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट की थी पहले हम लोगों ने जो प्रोक्योरमेंट की थी वो जनाब उसी तरह पेपर्स में पड़ी रहे, और अब हम लोगों ने ई प्रोक्योरमेंट कर देनी है। तो कल को होगा क्या, कुछ प्रोक्योरमेंट्स का रिकॉर्ड्स, कुछ प्रोक्योरमेंट्स का डाटा आपके पास पेपर्स में पड़ा होगा और कुछ सिस्टम में पड़ा होगा, और एट द डे एंड अगर आपको 1 साल 2 साल या 5 साल बाद अगर अपने डाटा की माइनिंग करनी है, डाटा एनालिस्ट करना है, उसको ऊपर एनालिटिक्स अप्लाई करनी है कि मैं चेक करूं कि मुझे पिछले 5 सालों में मेरा सबसे अच्छा वेंडर कौन सा है जो मुझे रॉ मटेरियल और चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए फिर आपको कभी पेपर से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ रही होगी और कभी सिस्टम से। तो सिस्टम और पेपर अगर आपस में दोनों अलग अलग जगह पे होंगे तो वो चीज़ें प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगी। तो आईटी डिपार्टमेंट से मुराद ये है कि भाई तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन 20 साल पुरानी है, तो 20 साल पुराना प्रोक्योरमेंट का कैसे आप ऐड देते थे, किस तरह आपके पास रिक्वायरमेंट आती थी, फिर आप उसका अप्रूवल होता था, फिर आप उसका ऐड डिज़ाइन करते थे, फिर कंपनीज अप्लाई करती थी, फिर कंपनीज शॉर्ट लिस्ट होती थी, फिर कंपनीज आपको माल डिलीवर करती थी, फिर आप उसको उसका पैसा और उसका बिल वगैरह क्लियर करते थे। ये तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है आईटी डिपार्टमेंट वालों को कुछ अपने फॉर्म्स को फॉर्मेट्स को चीज़ें बनाकर पूरा पेपर इन्वायरमेंट उठा के कहाँ लानी पड़ेगी, सिस्टम के अंदर लानी पड़ेगी। तो इसलिए आईटी सिस्टम वालों से, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर से आपको बात करनी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्विसेज एक डिपार्टमेंट, एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन ए किसी वेंडर्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है किसी भी चीज़ का या सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रही है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें पार्टी ए और पार्टी बी दोनों का ख्याल रखा जाए, लीगली भी चीज़ें कवर हो रही हैं और सब पर्सपेक्टिव उसमें कवर हो रहे हों। तो ये जो हम लोगों ने कहा था रीडिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो रीडिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि इस तरह के जो मेन 3-4 फैक्टर्स हैं उनसे रिक्वायरमेंट गैदर करनी पड़ेगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट हो जाता है तो फिर आपके पास ये कोई क्यूरी नहीं रह जाती है कि मेरे पास हाफ डाटा पेपर्स में पड़ा हुआ है और हाफ डाटा सिस्टम में पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके साथ अपनी रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करूं तो हम लोग डेस्कॉन के अंदर एक एसएपी सिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे। एसएपी जब उसमें इंप्लीमेंट हुआ तो उनके पास रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें 40 ईयर्स का पुराना 40 साल का डाटा एसएपी सिस्टम के अंदर लेकर आना है, ताकि हमें अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना सकें, बैलेंस शीट बना सकें, टैक्सेस कैलकुलेट कर सकें, हम फ्यूचर डिसीजन कर सकें, प्रोडिक्शन कर सकें। तो 40 ईयर्स का डाटा वो सिस्टम में क्यों मूव करवाया जा रहा था? इस वजह से मूव करवाया जा रहा था ताकि तमाम तर चीज़ें अब सिस्टम में मौजूद हों, पेपर्स वाली चीज़ें ख़त्म हो जाएं। सो व्हेन आई एम सेइंग कि 40 ईयर्स का सिस्टम के अंदर डाटा लेकर आना है तो एकदम वो रिक्वायरमेंट जनरेट नहीं होती। हुआ क्या होगा, जब एस सिस्टम वहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा होगा तो उन्होंने अपनी एक रिक्वायरमेंट ये भी बताई होगी कि एस सिस्टम अब आप जब हमारे पास इंप्लीमेंट करेंगे तो ये एस सिस्टम हमारे पास फ्यूचर वाली जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको तो कैटर कर रहा होगा, बट
व्हाट अबाउट आवर लास्ट 40 ईयर्स, उसका डाटा कहाँ पे जाएगा? तो हम उन्हें बताएंगे कि 40 ईयर्स वाला डाटा भी सिस्टम में आएगा। सो सिंपल वर्ड्स में हम सिस्टम, उनका सिस्टम इस तरीके से रीडिज़ाइन करेंगे, री इंजीनियर करेंगे कि वो उनकी करंट रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहा हो, फ्यूचर रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहा हो, और माजी में पास्ट में जो कुछ उनका हुआ, जिस तरह का डाटा भी पड़ा हुआ है, दैट डाटा मस्ट बी अपलोडेड इन द सिस्टम, और सिस्टम उसको एक्सेप्ट करे, उसकी एक फॉर्मेटिंग होगी। मल्टीपल फॉर्मेट्स में डाटा पड़ा होता है, तो इन 3 फैक्टर्स का ये मतलब है। Intended benefits for the e-procurements, capturing and the reducing the spending, rough spending। सो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास जो ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम आप लगा रहे हैं, तो उसका सिंपल आपने फ़ायदा एक ही माइंड में रखना है कि वो आपके पास आपकी जो रफ या ओवरहेड चार्जेस हैं, एक्सपेंस हैं, उसको कवर करो। अगर वो आपका ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम आपकी ऑलरेडी कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि यूज़लेस है सिस्टम, आपको सिस्टम इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाहिए। क्रिटिकल फैक्टर्स कंपैटिबल विद द बैक एंड ईआरपी। क्रिटिकल फैक्टर्स इसमें कौन सा इन्वॉल्व होता है, अभी हम लोगों ने बात की। कंपैटिबल विद द बैक एंड ईआरपी, फॉर एग्जांपल ऑलरेडी आपका किसी सिस्टम में डाटा सेव हो रहा है, चाहे वो फाइल सिस्टम में है, चाहे वो एक्सेल में है, चाहे वो किसी ऑलरेडी किसी ईआरपी में सेव हो रहा है, तो वहाँ से आपने डाटा उठा के अपने ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम में जब शिफ्ट करना है, तो आपने अपना सिस्टम और तमाम एसओपीज इस तरीके से रीडिज़ाइन करने हैं कि वो कंपैटिबल हो। गुड प्रिपरेशन, एक्टिव मॉनिटरिंग हो, लर्निंग हो, डिटेल एनालिसिस हो। तो क्रिटिकल फैक्टर से मुराद ये क्या है कि आपने गुड प्रिपरेशन उस पर करनी है, एक्टिव मॉनिटरिंग हो रही हो। अगर आपके पास ई प्रोक्योरमेंट में मॉनिटरिंग का फैक्टर ही नहीं है, चैप्टर ही नहीं है, तो इट मीन्स अगेन दैट सोल्यूशन इज़ अ यूजलेस। और डिटेल्ड एनालिसिस से मुराद ये वही बात अभी हम लोगों ने बात की, एक ऑर्गेनाइजेशन को 20 ईयर्स हो गए हैं, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू कंडक्ट एन एनालिसिस दैट आई वांट एंड आई विश टू सी अ वेरी गुड वेंडर, जो कि टॉप लास्ट 5 ईयर्स का मेरा वेंडर है, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, तो हम उस पर एनालिसिस वगैरह परफॉर्म कर सकें। एनालिसिस ट्रैकिंग ऑफ द कंडक्ट प्राइसेस, इसका मतलब क्या है? अच्छा, ये जो हम इंटेंडेड द प्राइस, ये जो हम प्राइस वाली बात कर रहे थे, इसमें एनालिसिस ट्रैकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस, आप एनालिसिस कर सकें, अपने कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसेस को ट्रैक कर सकें। प्रीवियस ईयर हमने कितना कॉन्ट्रैक्ट कितनी पैसों का किया था, क्या प्रॉफिट एंड लॉस आया था। ऑप्टिमाइज ऑफ लॉजिस्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ई प्रोक्योरमेंट के अंदर अपनी लॉजिस्टिक को बहुत मद्देनज़र रखना है। ये ना हो कि आपकी पूरी की पूरी कॉस्ट रिड्यूस हो रही हो, बट अल्टीमेट लॉजिस्टिक जो कि फिजिकल एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, पता चले एक जगह से दूसरी जगह पे वेयर हाउस तक सामान जो है आपका, जो गुड्स हैं, वो ट्रैवल करते हुए या उनको ट्रांसफ़र करते हुए लॉजिस्टिक का इतना बड़ा खर्चा हो गया। और इंटीग्रेशन ऑफ द ईआरपी, मतलब ई प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन से मुराद ये, इंटीग्रेशन ऑफ ईआरपी से मुराद ये कि ऑलरेडी जो आपके सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई ईआरपी चल रही हैं, तो वो तमाम की तमाम ईआरपी या तमाम का वो तमाम सिस्टम आपके ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो सकता हो। ये तमाम फैक्टर्स जब हम कैटर करते हैं, ये तमाम तर फैक्टर्स जब हम बॉदर करते हैं, उनके ऊपर काम कर लेते हैं, देन वी आर इन अ पोजीशन कि हम ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं कि यस, अब हमें तमाम फैक्टर से आपकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग या रिक्वायरमेंट गैदरिंग का सेशन कंप्लीट हो गए हैं, अब हम ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फ्यूचर ऑफ ई प्रोक्योरमेंट क्या है? फ्यूचर ऑफ ई प्रोक्योरमेंट ये है कि जनाब सॉफ्टवेयर एजेंट्स। अभी तक तो आपको सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, हाँ यार ई प्रोक्योरमेंट तो बहुत अच्छा है भाई। फॉर एग्जांपल मैंने प्रीवियस अपने लेक्चर में भी कहा था, पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको अंडर द टेबल हमेशा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था कि आप मुझे रॉ मटेरियल आप ही मुझे प्रोवाइड करें, सोल आप मुझे प्रोवाइड करें। या फॉर एग्जांपल किसी गाड़ी कंपनी के लिए टायर्स एक ख़ास कंपनी प्रोवाइड करी थी। जब हम ई प्रोक्योरमेंट पे आए तो तमाम चीज़ें एक सिस्टम के अंदर आ गई। हमें पता है ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, हर बंदा जब एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वो देख सकता है कि मेरी प्राइस कितनी थी, बाकी की लोएस्ट बिड किसने लगाई है, किसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो रहा है, मैं डिस्क्वालीफाई हुआ तो किस वजह से डिस्क्वालीफाई हुआ। तो एवरीथिंग इज़ अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम में टॉप से लेकर बॉटम तक तमाम तर इन्फॉर्मेशन, तमाम तर टैब्स मौजूद होते हैं, ऑन सिंगल क्लिक एक इन्फॉर्मेशन आपकी मौजूद होती है। बट यहाँ तक तो बहुत अच्छा था, बट इस ई प्रोक्योरमेंट का फ्यूचर क्या है? सॉफ्टवेयर एजेंट्स हैव डिफाइंड रूल्स और द सम डिग्री ऑफ द इन्फ्लुएंस, मतलब ऑटोमेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्यूचर में ई प्रोक्योरमेंट का बहुत सारी कंट्रीज़ में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, कहीं पे हो रहा है, पाकिस्तान में तो खैर अभी इसका नामो निशान नहीं है, बट ऑब्वियसली फ्यूचर में ई प्रोक्योरमेंट यहाँ पे भी आएगी। वहाँ पे सॉफ्टवेयर एजेंट्स हो चुके आ जाएंगे। क्या आएंगे? डिफरेंट कंपनीज होंगी जो आपकी कंपनीज के लिए ऑलरेडी डेवलप्ड ई प्रोक्योरमेंट के लिए सॉफ्टवेयर एजेंट्स बनाएंगे। आप सॉफ्टवेयर एजेंट्स को इंस्टॉल करोगे, वो आपका प्रीवियस 10, 20, 40 वट एवर द डाटा है 50 ईयर्स का डाटा एवेल्यूएट करेगी, और आपको एक दो चीज़ें बताएगी। एक तो आपको ऑडिट करके बताएगी, ये सॉफ्टवेयर एजेंट ऑडिट क्या करके बताएगा कि कहीं पे करप्शन तो नहीं हुई, कहीं पे कोई
मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई, कहीं पे ऐसा तो नहीं हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्ट की ऑलरेडी हम एक कॉन्ट्रैक्ट या एक चीज़ थी जो हमें $100 में ऑलरेडी एक वेंडर हमें डिलीवर कर रहा था, और बीच में कहीं पे किसी ईयर में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी आया जिसमें हमने $120 देना शुरू कर दिए, या $100 पे अगर मेंटेन रहा तो फिर भी उसमें शक पड़ रहा है ना कि वो कॉस्ट रिड्यूस क्यों नहीं हो रही। सो सॉफ्टवेयर एजेंट्स होंगे जो कि आपके ऑलरेडी ई प्रोक्योरमेंट में मौजूद तमाम तर डाटा जितनी आपने अपनी ऑर्गेनाइज, आप छोटी सी एग्जांपल है, मैं डेस्कॉन की अगेन एग्जांपल कोट करूंगा, जो इतने इतने बड़े बैराज, जो इतने बड़े पुल्स, ब्रिज, रोड्स, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर से लेकर, एक सीमेंट के बैग से लेकर, एक हाथ वाली रेडी से लेकर, एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर तक, एक बड़ी गाड़ियों तक, ये तमाम तर चीज़ें परचेज हो रही होती हैं। सो छोटे आइटम से लेकर बड़े आइटम तक कितने आइटम इन्वॉल्व हैं। जब इन इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन इस तरह इतनी डिटेल में चीज़ें परचेज कर रही हो, और अगर उसका 50 ईयर्स का डाटा कहीं पे पड़ा हो और उसको माइन करना पड़ जाए, उसके ऊपर एनालिटिक्स अप्लाई करना पड़ जाए, तो दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज। तो वो कह रहे हैं ई प्रोक्योरमेंट में कंपनीज ने अब सॉफ्टवेयर एजेंट्स बनाने शुरू कर दिए हैं। आप उसको 50 ईयर्स का डाटा दोगे और वो आपको ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई करके आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे होंगे, प्रोडिक्शंस कर रहे होंगे। इट इज़ एन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कैन परफॉर्म द टास्क टू असिस्ट ह्यूमन। सॉफ्टवेयर एजेंट्स वही हैं जो हमारे ह्यूमन बीइंग को असिस्ट करेंगे। 20 ईयर्स का डाटा मेरे लिए एज अ ह्यूमन बीइंग शायद एनालिसिस करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, बट अगर मैं सॉफ्टवेयर एजेंट्स को कहूँ तो सॉफ्टवेयर एजेंट्स मुझे उसको ऑडिट ऑडिट भी करके दे देगा, मुझे अच्छी कंपनी भी शॉर्ट लिस्ट करके दे देगा, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल एक कंपनी ए है और उसने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में टेंडर के लिए कहीं अप्लाई किया हुआ है, तो ये सॉफ्टवेयर एजेंट्स डिफरेंट कंपनीज के सॉफ्टवेयर एजेंट्स से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और वहाँ से ये जज करते हैं कि कोई कंपनी कहीं ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, कोई ऐसी कंपनी जिसको मैं जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, हो सकता है दुनिया के किसी कॉर्नर में इसने कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया और वहाँ पे इसने सर्विसेज या गुड्स अपनी डिलीवर ना की और उस कंपनी ने कहीं इसको ब्लैक लिस्ट तो नहीं किया हुआ। सो ये तमाम तर चीज़ें ये सॉफ्टवेयर एजेंट्स कर रहे होंगे, तो फ्यूचर ऑफ प्रोक्योरमेंट हमारे पास ये है। सो फाइनली हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई प्रोक्योरमेंट देखा कि जब ई प्रोक्योरमेंट हम इम्प्लीमेंट करते हैं, सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हम लोगों ने कंसीडर करने होते हैं। और ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम ऐसा नहीं है कि मेरे रातों रात दिमाग में ख्याल है और मैंने सुबह को आज ही एक सिस्टम डेवलप करें और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, बट हम लोगों ने फैक्टर्स देखे जो कि हमें फैक्टर्स स्टडी करने पड़ते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी पड़ती है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, देन हम लोगों ने इसका फ्यूचर देखा। अच्छा, आज का लेक्चर बस हमारा इतना ही होगा, और फर्दर हम डिस्कस करेंगे मोबाइल कॉमर्स। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इन केस ऑफ एनी क्यूरीज फील फ्री टू आस्क मी जी। थैंक यू।